हेलो विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है ठीक होंगे। और अब आपके स्कूल में अच्छी खासी संख्या आपकी दिखाई दे रही है। पढ़ाई भी ढंग से चल रही है। हाँ, बरसात के चलते दो एक दिन डिस्टर्ब हम लोग हो जा रहे हैं। जैसे आज के दिन डिस्टर्ब हो गए थे। आज बच्चों की भी संख्या काफ़ी कम थी, लेकिन फिर भी कुछ क्लासेस चले हैं। और उम्मीद है जिस दिन बरसात का मौसम नहीं रहेगा, मौसम अच्छा रहेगा, आप लोगों की संख्या अच्छी खासी विद्यालय में रहेगी और हम लोग पढ़ाई अच्छे से करेंगे। यहाँ पे मैं आपका ऑनलाइन सेशन में क्लास 10th में एसएसटी का ज्योग्राफी के ज्योग्राफी के संसाधन एवं विकास चैप्टर को पढ़ा रहा था। उसी चैप्टर को मैं कई पार्ट में आपके सामने लेके आ रहा हूँ। आज मैं उसका कंक्लूज़न लेके आ रहा हूँ। उस चैप्टर में संसाधन एवं विकास का आज पूरा लास्ट कंक्लूज़न मैं लेके आ रहा हूँ। मैंने अपने भरसक बेहतर प्रयास किया है आपको छोटे छोटे हिस्सों में सारी चीज़ों को बेहतर ढंग से बताने का। उसके बावजूद भी अगर जो आपको ये लगेगा कि हाँ मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आया या ये टॉपिक मेरा नहीं क्लियर आया, तो कमेंट के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक। और मैं उसे समझाने का भरसक प्रयास करूंगा और कोशिश करूंगा कि उस पर एक स्पेशल वीडियो बना दिया करूं। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को ये वीडियो शेयर कर दिया करिए, जिससे बहुत सारे लड़के हैं जिनको लिंक नहीं मिल पाता है। बाद में वो पूछते हैं कि सर मेरे पास मुझे तो लिंक ही नहीं मिल पाया, मैं तो देख ही नहीं पा रहा हूँ। तो उससे ये सुविधा मिलेगी, उन लोगों को तक भी आराम से ये पहुँच जाएगा और कंप्लेन भी मेरे पास नहीं आएगी। क्योंकि मैं जब स्कूल में जाता हूँ पूछता हूँ तो पता चलता है सर मुझे मेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं है। तो इसलिए आपसे अब लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने सारे स्टूडेंट्स को, अपने सारे दोस्तों को, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, अपने सारे दोस्तों को ये लिंक शेयर कर दिया करिए। अच्छा, अगर जो वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपनी राय भी व्यक्त कर दिया करिए, तो हम उस पर कुछ और बेहतर बनाएंगे, ठीक। अच्छा, आज हमारे लिए एक बड़ा ही गौरव का दिन है। हमारे देश ने आज एक बहुत महान कार्य किया। आज 2:35 पे चंद्रयान 3 मिशन को छोड़ा गया, जो 3 अगस्त को चंद्रमा की कक्षा में पहुंचेगा और 23 अगस्त को वहां पे लैंड करने की संभावना है। ये एक बहुत ही गौरव का क्षण है। हमारे देश के वैज्ञानिक, इनके पास संसाधन की कमी है, धन की कमी है, उसके बावजूद भी ये विश्व स्तरीय प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर जो ये प्रयास हमारा पूरी तरीके से सफल होता है तो दुनिया का चौथा देश हम बन जाएंगे जो चंद्रमा की धरती पर सकुशल लैंड करते हैं, शोध करते हैं। ये कार्य करने वाला हम दुनिया का चौथा देश बन जाएंगे, ठीक। एक और आज महान दिन है। महान दिन हमारे लिए नहीं है, लेकिन गौरव का क्षण जरूर है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फ्रांस ने अपने नेशनल डे के दिन चीफ गेस्ट बनाया और उन्हें अपने देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार प्रदान किया, द ऑनर ऑफ लीजन। अच्छा, ये पुरस्कार उसी तरीके का है जैसे हम अपने देश में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्रदान करते हैं, जिसे भारत रत्न कहते हैं। भारत रत्न यानी पूरे भारत का सर्वश्रेष्ठ सम्मान, सर्वोच्च नागरिक सम्मान। उसी तरीके से वो फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पाने वाले हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। वहाँ पे 16 जुलाई को बास्टिल डे मनाया जाता है। बास्टिल डे यानी फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस कह दो। राष्ट्रीय दिवस का मतलब जो हम लोग 1789 में फ्रांस की क्रांति में आपको पढ़ाते हैं कि लुई 16वां के समय में फ्रांस की क्रांति होती है और क्रांति के दौरान एक बास्टिल का किला रहता है, जिसे 14वीं से लेकर 16वीं शताब्दी के समय बनाया गया रहता है। और वो किला पेरिस जो शहर होता है उसकी सुरक्षा करता है। क्रांतिकारियों ने इस किले को आग लगा दिया था और इस किले पे कब्जा कर लिया था, और कब्जा करने के बाद संप्रभुता, समानता और विश्व बंधुत्व का संदेश देते हुए अपने देश में लोकतंत्र की स्थापना की थी। इसी पर्व को वहाँ बास्टिल डे के रूप में मनाया जाता है। ये वहाँ का राष्ट्रीय दिवस है। जैसे हमारे यहाँ रिपब्लिक डे होता है,
उसी तरीके को वहाँ का बास्टिल डे है, वहाँ पे भी वो जो वहाँ की सेना है वो अपने राष्ट्रपति के सामने अपने शक्ति का प्रदर्शन करती है और अपने राष्ट्रपति को सम्मान देती है। राष्ट्रपति चूँकि वहाँ की जनता का एक प्रतीक है, वो प्रथम नागरिक है, तो उसके प्रति वो अपना सम्मान और उसके प्रति अपनी भावना को व्यक्त करके राष्ट्र के प्रति अपनी देशभक्ति को प्रदर्शित करते हैं। इस परेड में हमारे देश की भी तीनों सेनाओं की टुकड़ी गई हुई थी, थल सेना, वायुसेना और जल सेना। इन तीनों टुकड़ियों ने भी वहाँ पे बास्टिल डे परेड में हिस्सा लिया और हमारे प्रधानमंत्री और इमैनुअल मैक्रोन जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, इन दोनों के सामने सलामी दी। और बास्टिल डे परेड में ये पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत ने अपनी सेनाओं को वहाँ पे शामिल होने के लिए भेजा है। अच्छा, ये भी पहला मौका है कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं इनको किसी देश के राष्ट्रीय दिवस के दिन आमंत्रित किया गया है। अभी तक किसी प्रधानमंत्री को किसी भी राष्ट्रीय दिवस के रूप पर कभी आमंत्रित नहीं किया गया था। तो आज दो हम लोगों के लिए गर्व का क्षण है। उम्मीद है हम इससे कुछ सीखेंगे और अपने इस गौरव को बनाए रखने के लिए, अपने इस महान देश का और नाम रोशन करने के लिए आप और हम दोनों मिलके अच्छा प्रयास करेंगे और अपने देश का नाम रोशन करेंगे। ठीक, ये तो हो गई कुछ सामान्य ज्ञान की बातें। अब आते हैं हम अपने विषय पे। हम पढ़ा रहे थे सामाजिक विज्ञान विषय में संसाधन एवं विकास को। संसाधन एवं विकास को जब हम पढ़ा रहे थे तो हमने संसाधनों के बारे में बात की, वो कितने प्रकार के होते हैं, किन संसाधनों का कैसे संरक्षण है, क्या है, सारी चीज़ों पे बात की। आज हम उस संसाधन एवं विकास पाठ का जो अंतिम पोर्शन है, जिसे कंक्लूजन कह सकते हैं, इसमें हम मृदा संसाधन की बात करते हैं। मृदा संसाधन की बात करेंगे। मृदा संसाधन की जब हम बात करेंगे तो मृदा संरक्षण की बात करेंगे, भारत में मिट्टी के प्रकार की बात करेंगे। हम क्रम से एक एक चीज़ों को अच्छे से आपके सामने क्लियर करते चल रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मृदा संसाधन की जब हम बात करते हैं तो भारत में या विश्व में जो मिट्टी है, मिट्टी को प्रभावित करने वाले कौन कौन से प्रमुख कारक हैं और तत्व हैं। तो मिट्टी जो है ये एक प्राकृतिक जो है नवीकरणीय संसाधन है, यानी हम इसका एक बार उपयोग करेंगे फिर उपयोग करेंगे, बार बार इसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए एक नवीकरणीय संसाधन है। तो ये जो नवीकरणीय संसाधन है, ये नवीकरणीय संसाधन को नियंत्रित करने वाले यानी कौन से ऐसे कारक हैं जो इसको प्रभावित करते हैं। तो जब हम पहला कारक जानेंगे तो जलवायु किसी भी देश, किसी भी क्षेत्र या किसी भी स्थान की मिट्टी को प्रभावित करने वाला सबसे प्रमुख कारक होता है। ठीक, अब जो है देखिए, जो जलवायु है वो किसी भी स्थान की मिट्टी को प्रभावित करता है। जैसे देखिए, अभी हमारे देश की जो जलवायु है ये उष्णकटिबंधीय जलवायु है। उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु है। उष्णकटिबंधीय और मानसूनी प्रकार की जलवायु है, यानी हमारे यहाँ हर तरह की जलवायु पाई जाती है। शीत भी है और ग्रीष्म भी है और वर्षा भी है और हमारे परंपरागत रूप में तो 12 महीने में 12 प्रकार की जो है जलवायु पाई जाती है। तो जो हमारे यहाँ की जलवायु विविधता है ये विभिन्न प्रकार की मिट्टियों को विकसित होने और उनका विस्तार होने का प्राकृतिक अवसर प्रदान करती है। ठीक, अच्छा, आप दूसरी तरफ देखिए कि जब हम सऊदी अरब वगैरह में जाते हैं या अरब प्रायद्वीप में जाते हैं, अरब के क्षेत्रों में जाते हैं, तो वहां पे क्या है, जो मरुस्थलीय क्षेत्र में जो है वहां जो मिट्टी है वो रेतीली है। रेतीली मिट्टी क्यों है? क्योंकि वहां पे वर्षा की प्राप्ति ही नहीं हो रही है। तो जिस मिट्टी में वर्षा की प्राप्ति नहीं होगी वो मरुस्थलीय मिट्टी हो जाती है। ठीक, अच्छा, कुछ मिट्टी ऐसी होती
कुछ मिट्टी ऐसी होती है जो 12 महीने बर्फ से ढकी रहती है। तो जो 12 महीने बर्फ से ढकी रहने वाली जो मिट्टी होती है, उस मिट्टी में एक तो पहली बात वो बर्फ पिघलेगी ही नहीं, तो मिट्टी तो कम ही दिखेगी। अच्छा, जब मिट्टी कम ही दिखेगी तो मिट्टी में जो पोषक तत्व होते हैं वो बहुत ही अल्प होते हैं, यानी वो मिट्टी किसी काम की नहीं होती है। मिट्टी की परत बहुत पतली होती है और जो भी मिट्टी के लिए आवश्यक खनिज तत्व होते हैं, आवश्यक पदार्थ होते हैं, वो उस मिट्टी में ना के बराबर पाए जाते हैं। तो जो जलवायु है ये काफी हद तक किसी भी स्थान की मिट्टी को प्रभावित करता है। ठीक, अब हम आगे आते हैं। जब जलवायु के बारे में हम पढ़ चुके तो हम देखिए सैलों की मूल प्रकृति। जो मिट्टी होती है, मिट्टी की जो संरचना होती है वो सैलों के विघटन से ही बनती है। मिट्टी जो है, जो चट्टान होती है, चट्टान के विघटन से ही बनती है। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए कोई पत्थर है, तो उस पत्थर पे अत्यधिक तापमान पड़ जाए और फिर जो है शीतलता पड़ जाए, तो जब किसी चीज पे, आप ऐसे समझ लीजिए कि आपके घर में गर्म तवा होता है, तो गर्म तवे के ऊपर जब आप ठंडा पानी डालते हैं तो वो छन्न से आवाज करता है। हमारे प्रकृति में भी ये प्रक्रियाएं होती हैं। जब किसी चट्टानी क्षेत्र पे सूर्य का तीव्र प्रकाश पड़ता है तो वो चट्टान गर्म हो जाती है। शाम के समय में जब मौसम ठंडा होता है तो वही चट्टान शीतल हो जाती है। तो लगातार ये प्रक्रिया होते रहने से उस चट्टान में चटकन आ जाती है, यानी दरार आ जाती है। दरार के फलस्वरूप वो चट्टान धीरे धीरे विघटित हो जाती है और विघटित होकर मिट्टी के रूप में परिवर्तित हो जाती है। ठीक, तो जो मिट्टी का रासायनिक गुण है, जो मिट्टी की संरचना है, वो वहां पे होने वाली इस प्राकृतिक रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप जो विघटन होता है उस पर निर्भर करती है कि वो चट्टान का स्वरूप छोटा होगा या बड़ा होगा। ये उस पर निर्भर करता है जैसी ये रासायनिक प्रक्रिया हो रही है, किसके माध्यम से, प्राकृतिक रूप से, सूर्य के प्रकाश से। ठीक, उसका फिर अपक्षय होता है, यानी टूटना होता है, फिर अपर्दन होता है। उस मिट्टी को हवा जो है अपने साथ बहा के ले जाती है, किसी दूसरी जगह रख देती है, फिर वर्षा का जल उसे बहा के ले जाता है, कहीं दूसरी जगह इकट्ठा कर देता है। तो ये प्रक्रिया होती है जो मिट्टी के स्वरूप में परिवर्तन ला देती है। प्रारंभिक अवस्था में जब कोई चट्टान टूटती या बिखरती है तो वो बड़े बड़े टुकड़े होते हैं, लेकिन जब उसके साथ अपक्षय और अपर्दन की क्रिया होती है तो वो एकदम महीन रवेदार कणों में बदल जाता है। ठीक, इसी प्रक्रिया में हम आगे बढ़ते हैं। भूमि की बनावट, जो भूमि की बनावट होती है उस पर भी बहुत हद तक निर्भर करता है। अब जैसे देखिए, पर्वतीय क्षेत्रों में, जो पर्वतीय क्षेत्र है, जब हम उत्तराखंड में जाते हैं तो आप लोग समाचार में इस समय बहुत ज्यादा सुन रहे होंगे कि वहां पे भूस्खलन हुआ, लैंडस्लाइड हुआ। लैंडस्लाइड क्यों हुआ? क्योंकि जो हमारा हिमालयी क्षेत्र है वो अवसादी चट्टानों से बना हुआ है। अब आप बोलोगे अवसाद क्या? अवसाद का मतलब होता है कि जब मिट्टी के अंश को लगातार धीरे धीरे कहीं इकट्ठा करते रहा जाता है तो वो वहां पे ठोस रूप में उस स्थान पे एकत्रित हो जाते हैं। लेकिन मिट्टी तो नरम ही है ना, मिट्टी का स्वरूप जो है वो पथरीला तो एकदम हुआ नहीं है, एकदम सख्त हो गई है, वो अंदर से भुरभुरी किस्म की है। तो जैसे ही जब वर्षा का जल उसके ऊपर पड़ता है तो मिट्टी क्या होती है, नम हो जाती है और नम होके बिखर जाती है। उसके छोटे छोटे जो कण होते हैं वो बिखर जाते हैं और बिखर के वो जैसे ही उस पर थोड़ा सा भार पड़ता है वर्षा के जल का, वो तुरंत ही पर्वतीय हिस्से से धसक के नीचे रोड पे आ जाते हैं। तो इसे कहते हैं भूस्खलन। इसके चपेट में रोड आ जाता है, रोड पे चलने वाले वाहन आ जाते हैं और घाटी क्षेत्र में बने हुए जो घर होते हैं वो आ जाते हैं। तो ये सब कुछ जो है मिट्टी को देखिए प्रभावित कर रहा है ना। तो जो भूमि की बनावट है, पर्वतीय क्षेत्र पे जो मिट्टी है वो प्रभावित हो रही है, क्योंकि पर्वतीय स्थान पे मिट्टी क्या हो रहा है, मिट्टी अस्थायी रूप से कई परत में जमने नहीं पाती है, इसलिए वहां जो मिट्टी का स्वरूप है वो अव्यवस्थित है। ठीक, और वो उपजाऊ भी नहीं है। लेकिन यही जब हम मैदानी क्षेत्र में आते हैं तो यहाँ सपाट और समतल मैदान है, तो नदियों द्वारा बहा के जो भी मिट्टी लाई जाती है या ज्वालामुखी के उद्गार से भी जो मिट्टी यहाँ के क्षेत्रों में विस्तृत फैलेगी तो वो परत दर परत बैठती जाएगी और वो मिट्टी जब अपक्षय अपर्दन की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है तो वो उपजाऊ रवेदार मिट्टी के कणों में बदल जाता है। ठीक,
तो ये जो बनावट होती है ये बहुत हद तक स्थल के स्वरूप पे डिपेंड करता है। पर्वतीय क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र है, फिर मरुस्थलीय क्षेत्र है। तो मरुस्थलीय क्षेत्र में जब आप जाओगे जहां पे वर्षा ही नहीं प्राप्त हो रही है, वहां रेतीली मिट्टी हो जाएगी। ठीक, पठारी क्षेत्र में आप जाओगे जहां एकदम चट्टान सख्त है, जहां एकदम चट्टान सख्त है, तो उस क्षेत्र में जब आओगे तो वहां मिट्टी क्या है, वहां मिट्टी कंकरीली पथरीली किस्म की है। तो वहां पे जो मिट्टी होगी वो भी उपजाऊ नहीं होगी। तो ये जो पर्वतीय, पठारी और मैदानी है, ये भूमि की बनावट के आधार पे ही यहां मिट्टियों का स्वरूप तय होता है। अब हम आते हैं वनस्पति के प्रकार। अच्छा, जब मिट्टी स्थलीय स्वरूप पे ही आधारित होती है तो स्वाभाविक है वहां की वनस्पतियां भी उसी पे आधारित होंगी। जब हम मैदानी क्षेत्र की बात करते हैं तो हम ये पाएंगे कि हमारे क्षेत्र में जो मिट्टी है, यहां पे कुछ विशेष प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। विशेष प्रकार की वनस्पतियां की जब हम बात करते हैं तो हमारे यहां देखिए आप आम का पेड़ पाएंगे, पीपल का पेड़ पाएंगे, बरगद का पेड़ पाएंगे, महुआ का पेड़ पाएंगे। जो भी है वो छायादार किस्म के वृक्ष हमारे यहां मिलेंगे। मैदानी क्षेत्र में जो उपजाऊ गंगा का जो बेसिन है, इस क्षेत्र में जो भी वनस्पतियां पाई जाती हैं ये छायादार किस्म के वृक्ष यहां पे पाए जाते हैं, घने वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक, क्योंकि वृक्षों को विकसित होने के लिए यहां पूरा मौका मिलता है, इसलिए वो बढ़ते तो हैं ही, साथ साथ घने भी होते जाते हैं। ठीक, लेकिन जब यही हम पर्वतीय क्षेत्र पे जाएंगे तो यहां की वनस्पतियां कैसी होंगी? यहां की वनस्पतियां क्या होंगी? ये त्रिभुजाकार आकार में होती हैं। त्रिभुजाकार आकार में इन द सेंस आप ऐसे समझो, अगर जो ये पेड़ है तो इस पेड़ पे इस तरीके की वनस्पति पाई जाती है। इस तरीके की वनस्पति कहां पाई जाएगी? ये पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाएगी। ये मुख्यतः चीड़ के पेड़ का उदाहरण है। अब ये पेड़ इस तरीके का क्यों है और इसकी पत्तियां नुकीली और नीचे झुकी हुई क्यों हैं? उसका प्रमुख कारण है कि जो बर्फबारी हो रही है पर्वतीय क्षेत्रों में जो बर्फबारी होती है, क्योंकि वो सामान्य से अधिक ऊंचाई पे स्थित हैं, जिस नाते इन वृक्षों की पत्तियां नीचे झुकी हुई हैं। क्यों झुकी हुई हैं? क्योंकि वो लगातार बर्फबारी हो रही है और बर्फबारी होने के चलते इनकी पत्तियां नीचे झुक जाती हैं प्राकृतिक रूप से। तो यहां देखिए किस प्रकार की वनस्पति है। वहीं जैसे ही आप रेगिस्तानी क्षेत्रों में जाओगे तो वहां पे आपको जो मिलेगा, वहां पे आपको बबूल का पेड़ मिलेगा, नागफनी का मिलेगा, जो भी कांटेदार वृक्ष होंगे और उनकी पत्तियां गद्देदार होंगी। ठीक, तो इस प्रकार की जो वनस्पतियां हैं ये भूमि की बनावट और भूमि के पोषक तत्वों पर निर्भर करती हैं। अच्छा, ये जो भूमि के पोषक तत्व हैं ये भूमि के स्वरूप पर निर्भर करते हैं, ऊंचा है, नीचा है, रेतीला है, ऐसे। तो ये हो गया मृदा संसाधन को नियंत्रित करने वाले कारक। अब हम बात करते हैं भारत में मिट्टी के जो प्रकार हैं। भारत में जो मिट्टी है वो कितने प्रकार की है और कितने प्रकार की है, इनको कितने भागों में बांटा गया है। तो हम यहां पे ध्यान देंगे, भारत में जो मिट्टी का प्रकार है, भारत में जो मिट्टी को वर्गीकृत किया गया है, देखिए पहली मिट्टी है पर्वतीय मिट्टी, दूसरा जलोढ़ मिट्टी, तीसरा मरुस्थलीय मिट्टी, चौथा लाल या पीली मिट्टी, और छठा लेटराइट मिट्टी, और सातवां वन मृदा, जिसे सामान्य रूप से हम वनस्पतिक क्षेत्र में जो ह्यूमस से निर्मित मृदा होती है उसके बारे में बात करेंगे। हम क्रम से शुरू करते हैं। हमने यहां नक्शा भी बना रखा है, हमने यहां पे भारत का नक्शा भी बना रखा है। हम यहां पर्वतीय मिट्टी से शुरू करेंगे। भारत का जो उत्तर का ये क्षेत्र है, भारत का जो ये उत्तर का क्षेत्र है, ये क्षेत्र जहां पे देखिए पर्वतों की तरीके से हमने आकृति बनाई है, ये जो है ये पर्वतीय मृदा है। यहां पे ये जो सिक्किम का क्षेत्र है ये भी पर्वतीय मृदा है। ये अरुणाचल प्रदेश में भी जो ये क्षेत्र है ये भी पर्वतीय मृदा को प्रदर्शित कर रहा है। पर्वतीय मृदा कहां है? पर्वतीय मृदा पर्वतीय क्षेत्र में है। जो सामान्य से अधिक ऊंचाई वाले स्थल हैं वहां पे पर्वतीय मृदा का विकास हुआ है, या ये कहिए जो सर्वोच्च शिखर के आसपास जिन मिट्टियों का विकास हुआ है उसे हम पर्वतीय मृदा कहते हैं। ये भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में, भारत के सिक्किम राज्य में, अरुणाचल प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों तक ये विस्तृत है। दूसरा, हम जब बात करेंगे भारत की जलोढ़
जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मृदा ये मृदा का ऐसा प्रकार है, आप देखेंगे जैसे ही हम पर्वतीय क्षेत्र की बात करते हैं, पर्वतीय क्षेत्र की मृदा के जैसे ही नीचे आएंगे तो ये जो लंबी सी लकीर खींची हुई मृदा जा रही है, इसे ही हम जलोढ़ मृदा कहते हैं। इस मृदा का विकास, इस जलोढ़ मृदा का जो विकास है, ये भारत के पंजाब राज्य, हरियाणा राज्य, उत्तर प्रदेश और बिहार और असम और मेघालय के कुछ क्षेत्रों से होते हुए पश्चिम से लेकर पूर्व तक विस्तृत है। पश्चिम बंगाल क्षेत्र में भी इसका विकास है। तो ये जो है ये जलोढ़ मृदा है। इस मृदा का जो निर्माण होता है, पर्वतीय क्षेत्र से जो नदियां बह के आती हैं, वो अपने साथ बहुत सारा अवसाद भी लेके आते हैं। अवसाद का मतलब जो मिट्टी होती है पर्वतीय क्षेत्रों से, वो नदियां अपने साथ बहा के लेके आती हैं। और जब मैदानी क्षेत्रों में आती हैं तो नदियों की गति धीमे हो जाती है। जब पर्वत से कोई नदी निकलेगी, ऊंचाई से जब कोई चीज बहेगा तो उसकी स्पीड ज्यादा रहेगी, लेकिन जैसे ही वो मैदानी क्षेत्र में आएगा उसकी स्पीड कम हो जाएगी। तो जब इस प्रकार की स्थिति आती है तो ये नदियां अपने मिट्टी को यहाँ के विस्तृत क्षेत्रों पे फैला देती हैं और उन नदियों के बाढ़ से निर्मित इन मैदानों का विकास हुआ है, जो बहुत ही उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी के रूप में हमारे पास है। ये मिट्टी जो है बहुत ही उपजाऊ मानी जाती है और धान और गेहूं इस मिट्टी की प्रमुख फसल है, जो पश्चिम से लगा के और पूरब के अपने सुदूर क्षेत्रों तक धान और गेहूं की विस्तृत पट्टी यहां पे पाई जाती है। अब हम बात करते हैं, जब जलोढ़ मिट्टी की बात हो जाती है तो जलोढ़ के बाद हम बात करते हैं मरुस्थलीय मिट्टी की। तो जो मरुस्थलीय मिट्टी है, इसका आप स्वरूप देखिए, हमने यहां बिंदी के रूप में यहां दर्शाया है। ये मिट्टी जो है भारत के राजस्थान राज्य में पाई जाती है। भारत के राजस्थान राज्य में जलोढ़ मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है। मरुस्थलीय मिट्टी का विकास इसलिए हो पाता है कि इस क्षेत्र में वर्षा की प्राप्ति बहुत ही कम है। तो वर्षा की प्राप्ति बहुत ही कम होने के चलते इस क्षेत्र में जो रेगिस्तान या मरुस्थल का विकास है, वो यहाँ की मिट्टी रेतीली मिट्टी में परिवर्तित हो गई है और ये रेतीली जो है विस्तृत मरुस्थल के रूप में परिवर्तित हो चुका है। इसे थार का मरुस्थल कहते हैं और मरुस्थलीय मिट्टी के नाम से भी इसे जाने जाते हैं। ये मुख्यतः मेन रूप से भारत के राजस्थान राज्य में विस्तृत है। उसके बाद जब हम बात करेंगे भारत के काली मिट्टी की, देखिए काली मिट्टी की जब हम बात करते हैं तो काली मिट्टी का विकास कैसे होता है? ज्वालामुखी के उद्गार से जो लावा धरती के अंदर से मैग्मा के रूप में बाहर आता है और लावा के रूप में हमारे धरातल पर विस्तृत रूप से फैल जाता है। तो लाखों सालों के बाद ये लावा धीरे धीरे ठंडा होता है, लेकिन इस पे ज्वालामुखी के उद्गार से लगातार इसके ऊपर लावा की परत दर परत बनती जाती है। अच्छा, पृथ्वी के अंदर से निकले हुए लावा जो है बहुत सारे पोषक खनिज तत्वों से भरपूर होते हैं और ये जब ठंडे होके विस्तृत रूप से फैल जाते हैं तो इस पे अपक्षय और अपर्दन होता है। अपक्षय का मतलब होता है चट्टानों या मिट्टी का टूटना, अपर्दन का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, चाहे वर्षा जल के माध्यम से चाहे वायु के माध्यम से। ठीक, तो ये अपर्दन होता है। तो इस प्रक्रिया के फलस्वरूप इस मिट्टी का जब निर्माण हो जाता है तो इसे चूंकि ज्वालामुखी उद्गार से तप्त लावा के द्वारा ये मिट्टी निकली होती है तो ये मिट्टी का स्वरूप काला होता है, ये मिट्टी काला होता है, इसे काली मिट्टी कहा जाता है। ये मिट्टी जो है बहुत ही उपजाऊ होती है। भारत में मुख्य रूप से 2 फसलों के लिए ये मिट्टी बहुत प्रसिद्ध है। सबसे पहले कपास की कृषि के लिए काली मिट्टी सर्वाधिक प्रसिद्ध है, उसके बाद गन्ने की कृषि के लिए काली मिट्टी सर्वाधिक प्रसिद्ध है। तो जब हम कपास की बात करते हैं तो जो काली मिट्टी का क्षेत्र है ये भारत के गुजरात और महाराष्ट्र क्षेत्रों में इस काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। ठीक, काली मिट्टी का मुख्यतः विस्तार गुजरात और महाराष्ट्र के क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक, जो हमने यहां सर्किल के माध्यम से दिखाया है, गोला बनाए हैं। उसके बाद अब आते हैं लाल और पीली मिट्टी। लाल और पीली मिट्टी, अब आप सोचोगे यार ये मिट्टी लाल क्यों है, ये मिट्टी पीली क्यों है? तो देखो, जो लाल मिट्टी है आप उसको पहले समझ लो। लाल मिट्टी जब
किसी मिट्टी में लौह तत्व की मात्रा अधिक होती है, लौह तत्व की मात्रा अधिक होती है, तो लौह तत्व की जब मात्रा मिट्टी में अधिक पाई जाती है, तो जब मिट्टी में नमी मिलती है ना, नमी मिलती है किसी कारण से, जब मिट्टी थोड़ी नम होती है, तो आप कोशिकत्व का सिद्धांत पढ़े होंगे। गांव में पहले लालटेन जलाया जाता था ना, तो लालटेन जलाने के लिए उसमें एक बत्ती लगाई जाती थी, और उस बत्ती के माध्यम से जो मिट्टी का तेल है वो ऊपर तक धीरे धीरे चढ़ जाता था, और हम ऊपर धीरे से बत्ती लगा के लालटेन को जला देते थे। ये लालटेन कोशिकत्व के सिद्धांत पे काम करता था। ठीक इसी तरीके से मिट्टी में भी ये रासायनिक क्रिया होती है, और कोशिकत्व का सिद्धांत ही रहता है जिसके फलस्वरूप ये मिट्टी लाल हो जाती है। समझिए, मिट्टी में लौह तत्व की मात्रा अधिक पाई जाती है। अब जब उस मिट्टी में नमी होती है, तो कोशिकत्व के माध्यम से जो उसका लौहांश होता है वो ऊपर की तरफ आ जाता है, ऊपरी मिट्टी के ऊपरी परत पे आ जाता है, और जब मिट्टी के ऊपरी परत पे आ जाता है तो वो मिट्टी लाल दिखाई देने लगती है। ये ठीक हुआ। अब दूसरा, जब उस मिट्टी के ऊपर तीव्र वर्षा होती है, तीव्र वर्षा होती है, तो जो लाल परत होती है वो बिखर जाती है और मिट्टी अपने सामान्य रूप में दिखाई देने लगती है, जो मुख्यतः पीली होती है। इसीलिए इस मिट्टी को लाल और पीली मृदा कहते हैं। अच्छा, अब ये लाल और पीली मृदा जो है, ये भारत के मुख्यतः तमिलनाडु राज्य में लाल जो है, भारत के मुख्यतः तमिलनाडु राज्य में ये मृदा पाई जाती है। ठीक, और उसके बाद तमिलनाडु में, कर्नाटक के भी कुछ दक्षिणी हिस्सों में, उसके बाद फिर जो है छत्तीसगढ़ राज्य जो है भारत के छत्तीसगढ़ राज्य के भी दक्षिणी हिस्सों में पाई जाती है। अवंतीपुर, उसके बाद जगदलपुर, उसके बाद बीजापुर, बक्सर, इन सब क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ के ये लाल मिट्टी पाई जाती है। उड़ीसा के भी दक्षिणी हिस्से, यानी ये कह दो कि जो दंडकारण्य का एरिया है, दंडकारण्य का एरिया मुख्यतः छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा का जो संयुक्त एरिया है, इसे दंडकारण्य बोलते हैं। यहाँ की इस क्षेत्र में ये मिट्टी मुख्य रूप से पाई जाती है। और सामान्य रूप से किसी राज्य विशेष में इसका विस्तार अगर जो आपसे पूछा जाता है, तो आप तमिलनाडु राज्य में इस मिट्टी को बताएंगे। ठीक, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी, अब देखो, लाल मिट्टी तो समझ में आ गया वो कैसे हो रही है, लेकिन जो लेटराइट मिट्टी होती है, ये भी, इस मिट्टी में भी लौहांश की मात्रा पाई जाती है। लेकिन ये लौहांश की जो मात्रा होती है, ये इस मिट्टी के कण बड़े बड़े होते हैं, इस मिट्टी के कण बड़े होते हैं, जिसके चलते पूरी तरीके से विकसित न हो पाने के कारण जो लौह का अंश होता है वो इस मिट्टी में गुंथित यानी एकदम मिला हुआ और ठोस कण के रूप में पाया जाता है, जिसके चलते ये लेटराइट मिट्टी कही जाती है। ये मिट्टी जो है बहुत उपजाऊ नहीं होती है, और सामान्य रूप से कुछ जगह कुछ थोड़ी बहुत इस पर कृषि की जाती है, लेकिन ये मुख्य रूप से ये मृदा कृषि के लिए उपयोगी नहीं मानी जाती है। ठीक, अच्छा, इस लेटराइट मिट्टी का जो विकास है, ये जो है भारत के तेलंगाना राज्य में, ये तेलंगाना राज्य है, और तेलंगाना राज्य के साथ साथ त्रिपुरा और मिजोरम के क्षेत्रों में इस मिट्टी का विकास है। और उसके बाद मध्य प्रदेश के दक्षिण में जो मालवा का हिस्सा है, वहां भी मध्य प्रदेश में मालवा जो क्षेत्र है, वहां पे भी इस मिट्टी का, लेटराइट मिट्टी का विकास पाया जाता है। भारत के कई स्थानों पे ये मिट्टी है, लेकिन बहुत ही कम रूपों में है। हम सिर्फ मुख्य स्थानों की चर्चा करेंगे। ठीक, अब आ जाते हैं वन मृदा। ये हो गया। अब देखिए, वन मृदा की हम बात करते हैं। जब वन मृदा की हम बात करते हैं, तो देखिए, वनों में जो वनस्पति है, जो पेड़ पौधे हैं, उनके द्वारा जो उनकी पत्तियां गिरती हैं, वो वनस्पति गिर जाने से उस मिट्टी के लगातार परत, उन वनस्पतियों, उन पत्तों के लगातार परत दर परत गिरने, जमने से
इस वन मृदा का निर्माण होता है। लगातार ह्यूमस होने से वो मिट्टी जो है लगातार खनिज तत्वों से भरपूर होती जाती है और उपजाऊ क्षेत्र के रूप में विकसित हो जाती है। ऐसी मृदाओं में जो वनों का विकास तेजी से होता है, इसे वन मृदा कहा जाता है। ठीक, ये तो हो गया आपके मिट्टी का वर्गीकरण। अब यहां पे हमें थोड़ा सा समझने की जरूरत है मृदा का अपर्दन और संरक्षण। मृदा का अपर्दन, अपर्दन का मतलब होता है मिट्टी का कटना, मिट्टी का जो कटाव है यही मृदा का अपर्दन है। मृदा के अपर्दन को रोकने के लिए सबसे प्रमुख तरीका यह है कि हम ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण करें, क्योंकि वृक्ष जो होते हैं इनकी जड़ें होती हैं, ये मिट्टी को जकड़े रहती हैं, पकड़े रहती हैं, जिससे किसी भी स्थिति में मिट्टी का अपर्दन नहीं हो पाता। अगर जो होता भी है तो कम हो पाता है। ठीक, तो वायु के माध्यम से जो मृदा का अपर्दन हो रहा है, हम मेड़बंदी कर दें, मेड़बंदी करके उसका मृदा का अपर्दन रोक सकते हैं, वृक्षारोपण करके मृदा का अपर्दन रोक सकते हैं। ठीक, उसके बाद मेड़ों पे वृक्षारोपण करके मृदा का अपर्दन रोक सकते हैं। तो मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए जो भी कार्य किए जाएंगे वो मृदा अपर्दन के अंतर्गत आएंगे। अब मृदा अपर्दन हो गया, मृदा को संरक्षित करने का प्रयास करेंगे। तो मृदा को संरक्षित करने के लिए वही प्राकृतिक उपाय हैं जिससे अपर्दन रोका जाए। अच्छा, अपर्दन रोके जाने के लिए वृक्षारोपण करना है, मेड़बंदी करना है। ठीक, और अत्यधिक भूमि पे अत्यधिक प्रवाह के जल को नहीं आने देना है। ये सब कार्य हम वृक्षारोपण और मेड़बंदी के माध्यम से कर सकते हैं। और मिट्टी के अनियंत्रित कटाव और खनन को भी रोकना है। ये मानवीय कारक हैं जिससे मृदा का अपर्दन तेजी से हो रहा है। ठीक, ये कुछ प्रमुख तत्व थे जिनको हमने आपको बताया। इसके अलावा भी अगर जो आपको कुछ लगता है कि हाँ ये हम नहीं जान पाए, ये हमें और जानना चाहिए, तो आप कमेंट के माध्यम से हमें अवश्य बताएंगे। ठीक, इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। गुड नाइट एंड गुड लक। कल मिलते हैं। ओके।